मेरा नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल दिव्यज्ञासा में। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़ जिसका नाम है ड्रग्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो शुरू करते हैं इंट्रो टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब आप सभी को पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये CNS। और एक पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बांटा गया है दो भाग में। पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी एक्शंस हैं वो वॉलंटरी होते हैं, या साफ साफ कहूँ तो कॉन्शियस लेवल में होते हैं, मतलब कि हमारी कॉन्शियस में होते हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्शियसली। लेकिन जो ऑटोनोमिक एक्शंस होते हैं वो होते हैं अनकॉन्शियस, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी कॉन्शियस से। ठीक है, और ये इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस? मेनली स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो एक्शन होते हैं वो विसरा में होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी की कैविटी में। जैसे कि हमारी बॉडी की कैविटी में मौजूद है, हमारी बॉडी की विसरा में मौजूद है हार्ट, GIT, लंग्स, ठीक है, ब्रोंकस। तो वहाँ पे जो एक्शंस होंगे वो होंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो कि सोमैटिक हैं, लेकिन इस समय हमारे वो एक्शंस इनवॉलंटरी हो रहे हैं। जैसे कि ब्रीदिंग सोमैटिक एक्शन है लेकिन इनवॉलंटरी हो रहा है। ठीक है, और पोस्चर कंट्रोल, बैलेंसिंग, ये सब एक्शंस क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस हैं, स्केलेटल मसल्स के एक्शंस हैं, लेकिन हो रहे इनवॉलंटरी हैं। लेकिन हमने कहा था कि वो तो वॉलंटरी है, वो तो कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि कुछ एक्शंस होते हैं इनवॉलंटरी, लेकिन उन्हें हम वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डाले गए हैं। क्योंकि अब मान के चलिए आपका पोस्चर है, भले ही आप अपने पोस्चर को इस समय कंट्रोल नहीं कर रहे, पर लेकिन कर सकते हो। ठीक है, आपकी ब्रीदिंग भले ही इस समय आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसे आप कंट्रोल कर सकते हो कॉन्शियसली, वॉलंटरीली। तो इसलिए इन एक्शंस को रखा गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन पर हम कंफ्यूज होते हैं। मैं लिख रहा हूँ उन एक्शंस को, जैसे कि ब्रीदिंग, इन पे हम आमतौर पर कंफ्यूज होते हैं कि ये इनवॉलंटरी है तो ऑटोनोमिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक्शंस हम कंट्रोल कर सकते हैं। पोस्चर, भले ही इस समय आपका ये एक्शन इनवॉलंटरी हो रहा हो, लेकिन इन्हें आप वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं। बैलेंसिंग को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है। ठीक है, और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा सिर्फ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब शुरू से पढ़ते हैं कि कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन है। सेंसरी इंफॉर्मेशन दो प्रकार की होती है। स्पेशल सेंसेस, जो कि आपके आई, नोज़ और आपके टंग और आपके ईयर से आती है ना, ये होती है स्पेशल सेंसेस। और कुछ होती हैं जनरल सेंसेस, जैसे कि डल पेन। ठीक है, डल पेन, और एक निडल ने प्रिक कर दिया आपको, तो ये जनरल सेंसेस हैं। ठीक है, ये जनरल सेंसेस हैं। और जनरल सेंसेस में आएंगी कुछ विसरा की सेंसेस, जैसे कि आपके कीमो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, आपके मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो आएंगे आपके जनरल सेंसेस में। ठीक है, तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में मौजूद होती है, हम इन्हें
भले ही फील ना करें और कभी कभी फील भी करते हैं, है ना। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है सेंसरी जो कि फील होती है और कुछ नहीं होती। तो ये सारी की सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारे CNS के पास, CNS के पास, ठीक है। और CNS उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा उस इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। आउटपुट देगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास। अब इस इन्फॉर्मेशन का आउटफ्लो अफेक्टर ऑर्गन तक कैसे होगा, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि हमारे PNS के 2 भाग हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे इन्फॉर्मेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएगी और कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। पहले पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी अफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक है, अफेक्टर ऑर्गन तक। अब मान लीजिए कि एक न्यूरॉन है जिसकी सेल बॉडी हमारे CNS में है, ठीक है। ये सेल बॉडी CNS में है। ये नर्व एंडिंग है इसकी, और ये नर्व एंडिंग एंड हो रही है एक गैंग्लियन में, जहाँ पर खूब सारी सेल बॉडीज़ हैं। पता है ना आपको, गैंग्लियन में खूब सारी सेल बॉडीज़ होती हैं। ये गैंग्लियन में एंड हो रही है और गैंग्लियन से निकल रही है एक और न्यूरॉन, इसे बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, इसे बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और इसे बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जा रही है अफेक्टर ऑर्गन के पास। मान लीजिए ये गई आपके मसल्स में, ठीक है, ये गई आपके हार्ट में, ये गई आपके लंग्स में, ठीक है, और ये गई आपके ब्लड वेसल्स में, और ये गई आपकी आई में, ठीक है। तो अलग अलग जगह जाकर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स अपना काम करेगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन गई गैंग्लियन के पास, और आप सभी को बता दूं कि ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में एक चीज़ है माइलिन शेथ, ठीक है। ये होती हैं माइलिनेटेड, ठीक है, और ये होती हैं नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। इसलिए इन्हें बोलते हैं वाइट रेमस और इन्हें बोलते हैं ग्रे रेमस, ठीक है। वाइट रेमस इसलिए क्योंकि जो माइलिन है उसका रंग वाइट होता है, ठीक है, वाइट रेमस और फिर ग्रे रेमस। तो प्री गैंग्लियोनिक जो हमारी न्यूरॉन्स हैं उसे बोल देंगे वाइट रेमस, क्योंकि वाइट न्यूरॉन्स का कलेक्शन वाइट रेमस, रेमस बोल तो बहुत सारी ब्रांचेस। तो क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन होगी वो वाइट रेमस होगी और फिर होगी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्योंकि ग्रे रेमस होगी। वो अपना काम करेगी, जैसे कि मसल्स में करेगी कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट में करेगी हार्ट रेट को कम कर देगी, हार्ट रेट को कम कर देगी। ब्रीदिंग में क्या होगा, ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा, ठीक है। ब्रोंकस में ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, ठीक है। इसी वजह से हम COPD वाले पेशेंट को क्या देते हैं, एंटी कोलिनर्जिक दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है एसिटाइल कोलिन जो अपना काम करने वाला है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और यहाँ भी रिलीज़ होगा एसिटाइल कोलिन, है ना भाई। ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन यहाँ पर रिलीज़ करेगी एसिटाइल कोलिन, इसकी वजह से नर्व इम्पल्स आगे जाएगी, फिर यहाँ रिलीज़ होगा एसिटाइल कोलिन एक और न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी वजह से उनका एक्शन होगा। तो हम यहाँ पर ये क्या है, कोलिनर्जिक एक्शन, तो हम यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक देंगे ताकि यहाँ पर जो ब्रोंकस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो, है ना भाई। जो एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक जो एक्शन है वो ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो हमें एंटी कोलिनर्जिक देनी होगी COPD वाले पेशेंट को ताकि ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो और पेशेंट की दिक्कत ना बढ़े, ठीक है। तो ब्रोंकस में भी ये करेगी कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्लड वेसल्स में भी ये कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। और अगर बात की जाए
सॉरी ब्लड वेसल्स में करती है ये वैसोडाइलेशन। वैसे अगर आमतौर पर देखा जाए तो ब्लड वेसल्स में हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम का इतना एक्शन नहीं रहता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एक्शन होगा तो वैसोडाइलेशन ही होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्शन होगा, ठीक है, वेरी लेस एक्शन। कोलिनर्जिक सिस्टम का बहुत ही कम एक्शन होता है, और होता है तो वैसोडाइलेशन होती है, ठीक है। और हमारा जो आई है, आई में सिलरी मसल्स होंगे कॉन्स्ट्रिक्ट, और आइरिस होगी, आइरिस के जो स्फिंक्टर प्यूपिले हैं वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। तो ऐसे अफेक्टर ऑर्गन्स पे अपना काम करेंगे ये जो पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो है। तो क्या होगा, गैंग्लियोनिक एंड पर भी और अफेक्टर एंड पर भी दोनों जगह रिलीज हो रहा है एसिटाइलकोलिन। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं अगली चीज़। अब कुछ इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये तो हो गया पैरासिम्पैथेटिक। अब पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि वही प्री गैंग्लियोनिक नर्व जाएगी, गैंग्लियन पे निकालेगी एसिटाइलकोलिन, और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एक्टिव होगी और वो इम्पल्स लेके जाएगी अफेक्टर ऑर्गन के पास, ठीक है। अफेक्टर ऑर्गन के पास मान लीजिए ये मसल्स हैं, मसल्स नहीं अफेक्टर ऑर्गन है, मान लीजिए हार्ट है ये, ठीक है, हार्ट है। हार्ट पे ये अपनी इम्पल्स लेके जाएगी और यहाँ पे रिलीज़ होगा नोर एड्रेलिन, ठीक है। ये क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि पैरासिम्पैथेटिक में अफेक्टर ऑर्गन के पास रिलीज़ होगा एसिटाइलकोलिन और यहाँ पर सिम्पैथेटिक में रिलीज़ होगा नोर एड्रेलिन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वही हार्ट रेट बढ़ जाएगा और सिलरी मसल्स रिलैक्स करेंगे और आइरिस के जो स्फिंक्टर पेपुलाe हैं वो भी रिलैक्स करेंगे और ब्रीथिंग रेट कम हो जाएगा, ब्रोंकस हो जाएगा डायलेट, और कुछ एक्शंस होंगे जैसे कि सीएनएस में एक्टिवेशन होगा, मतलब कि सीएनएस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ एक्शंस हैं जो कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होंगे। अब ये तो हो गया एक आउटफ्लो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, लेकिन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक आउटफ्लो और होता है। उस आउटफ्लो में क्या होता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्सॉन्स एंड करेगी नर्व एंडिंग में, और वो नर्व एंडिंग कहाँ जा रही होंगी, एड्रिनल मेडुला में, ठीक है। और यहाँ पर रिलीज करेंगी ये एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एसिटाइलकोलिन। और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन काम करेगा क्रोमैटिन सेल्स पर मौजूद निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर पे, निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर पे काम करेगा। और बाद में जब क्रोमैटिन सेल्स एक्टिव होंगे इस एसिटाइलकोलिन की वजह से, तो क्रोमैटिन सेल्स जो कि एड्रिनल मेडुला में हैं वो रिलीज़ करेंगे कैटेकोलामाइंस जैसे कि नोरेड, एड्रेलिन और डोपामाइन, ठीक है। ये कुछ कैटेकोलामाइंस रिलीज़ होंगे कहाँ, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में रिलीज़ होंगे, यहाँ पे रिलीज़ होंगे और अपना एक्शन करेंगे, ठीक है। तो एक आउटफ्लो होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये वाला, ठीक है। एक आउटफ्लो हो गया, दूसरा हो गया। और हाँ, पहला आउटफ्लो में एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ भी जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है वो काम करता है निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर पे, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलीज़ होता है ये नोड एड, ये काम करता है अल्फ़ा या फिर बीटा रिसेप्टर पे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये तो हो गया सेकेंड आउटफ्लो। एक थर्ड आउटफ्लो और होता है, थोड़ा सा वो अलग सा आउटफ्लो है। उस आउटफ्लो में क्या होता है कि ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड करेगी गैंग्लियन पे, और गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जाएगी अफेक्टर ऑर्गन के पास। और आप सभी को पता है कि गैंग्लियन पे हमेशा रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन, काम करता है निकोटिनिक न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर पे, और यहाँ से फिर से रिलीज होगा एसिटाइलकोलिन। ये एक एक्सेप्शन है। मैंने कहा था कि हमेशा अफेक्टर ऑर्गन के पास रिलीज होगा नोर एड,
लेकिन ये एक्सेप्शन है कि कुछ ऑर्गेन्स में सिंपैथेटिक आउटफ्लो में भी रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन, जैसे कि स्वेट ग्लैंड में सिंपैथेटिक आउटफ्लो में भी रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन और अपना काम करता है, वही स्वेटिंग होने लगती है। ठीक है, अरेक्टर पिलाई मतलब कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं उनके मसल्स पे भी काम करता है एसिटाइलकोलिन ही, और काम क्या करेगा, मस्करेनिक रिसेप्टर्स पर। ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स पर। तो ये 3 आउटफ्लो थे, ये तीनों आउटफ्लो है सिंपैथेटिक आउटफ्लो, ये तीनों ही सिंपैथेटिक आउटफ्लो हैं। और इन सिंपैथेटिक आउटफ्लो में क्या हो रहा है, हमेशा मैंने कहा था कि नॉरएड्री रिलीज होगा, लेकिन एक्सेप्शन है कि कभी कभी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, और वो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स में और अरेक्टर पिलाई में। ठीक है, और एक केस ये है कि प्रीगैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन है वो एंड करेगी एड्रिनल मेडुला में और रिलीज करवाएगी कैटेकोलामाइंस। ठीक है, ये 3 आउटफ्लो हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे कि ये वाला आउटफ्लो है ना, ये आउटफ्लो क्या है, सेम ऐसे ही है जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का था। तो वहाँ भी यहाँ पर निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर्स होते हैं और यहाँ पर मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ भी एसिटाइलकोलिन अफेक्टिव ऑर्गन पर काम करेगा तो रिसेप्टर मस्करेनिक ही रहेंगे, और गैंग्लियन पे हमेशा अगर एसिटाइलकोलिन काम करेगा तो जो रिसेप्टर है वो हमेशा न्यूरोनल निकोटिनिक ही रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो हमने पढ़ लिया कि कैसे पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक आउटफ्लो होते हैं। ये तीनों आउटफ्लो सिम्पैथेटिक के हैं, और जो पहला पढ़ा था वो था पैरासिम्पैथेटिक का। अब एक आउटफ्लो और पढ़ते हैं, और एक चीज़ और याद रखना कि हमेशा प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो होगी माइलिनेटेड मतलब कि वाइट रेमस वाली, और पोस्ट गैंग्लियोनिक होगी हमेशा ग्रे रेमस मतलब कि नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक चीज़ और है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कैसे कैसे होता है। अब एक बार पढ़ लेते हैं कि सोमैटिक में कैसे होता है। सोमैटिक में क्या होता है कि एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की सेल बॉडी जो कि सीएनएस में है वो अपनी एक्सोन बाहर निकालेगी, मतलब कि उसका पीएनएस में फ्लो होगा, उस एक्सोन का मूव करेगी आगे और जाएगी अफेक्टर ऑर्गन के पास और अपना काम करेगी। जैसे कि काम करेगी ये स्केलेटल मसल्स पे। पता है हमें कि सोमैटिक में सोमैटिक पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं हम सोमैटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक का सोमैटिक पार्ट। तो सोमैटिक में क्या होता है, स्केलेटल मसल्स पे एक्शन होता है, और स्केलेटल मसल्स पे एक्शन क्या होगा कि यहाँ पर मौजूद है निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स जिन पे काम करने वाला है इन नर्व एंडिंग से रिलीज होने वाला एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये एसिटाइलकोलिन अपना एनएम पे काम करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करेगा, और निकोटिनिक मस्कुलर जंक्शन पे काम करेगा, और उसकी वजह से स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, ऐसे हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि कैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और कैसे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अगली हम चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो है न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। एक चीज़ और होती है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ठीक, हमने पढ़ा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट हैं, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन एक पार्ट और होता है जिसे बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है उसका एक्शन जो है कंट्रोल करता है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन मुख्य तौर पर जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है वो अपना एक्शन खुद करता है। मतलब कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम मतलब कि वो नर्वस सिस्टम जो कि हमारे जीआईटी के वॉल्स में प्रेजेंट है। तो जीआईटी की वॉल्स वाला जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो कि अपना एक्शन खुद कंट्रोल करता है। थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा भी, लेकिन मुख्य तौर पर वो अपना एक्शन खुद करता है कंट्रोल, और इसी वजह से उसे एक अलग स्थान दिया गया है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अलावा एंट्रिक नर्वस सिस्टम।
जिसमें आप सभी को पता होगा कि माइंट्रिक प्लेक्सस और मेजनर प्लेक्सस होती है। माइंट्रिक प्लेक्सस सर्कुलर मसल्स की जो लेयर होती है जीआईटी में, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर होती है उनके बीच में होती है, और मेजनर प्लेक्सस की जो लेयर होती है वो सबम्यूकसल लेयर में होती है, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी जीआईटी में रन करती है एंटीरोगेट और रेट्रोगेट, मतलब कि आगे अगली तरफ और पिछली तरफ पूरे पे रन करती है और अपना एक्शन करती है, ठीक है, अपने जीआईटी के सिक्रीशन को और मोटिलिटी को कंट्रोल करती है। अगला विषय जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। न्यूरो बोले तो नर्व इंपल्स, और ह्यूमोरल बोले तो कोई केमिकल, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर। और यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है मैसेज का। तो क्या हो रहा है कि नर्व इम्पल्स और न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से मैसेज का ट्रांसमिशन जो होता है उसे बोलते हैं न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। तो इस विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन। अब आप सभी को पता है कि हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं। ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, और ये न्यूरॉन की सेल बॉडी में डेंड्राइट ब्रांचेस हैं। अब मानकर चलिए कि ये जो न्यूरॉन है ये आपकी स्किन के नीचे है। ये आपकी स्किन है, ये स्किन है, और स्किन के नीचे आपकी न्यूरॉन है। अब स्किन पर एक आता है स्टिमुलाई। अब मानकर चलिए कि स्किन पर आता है एक स्टिमुलाई निडल प्रिक करने का, ठीक है, एक निडल ने आपकी स्किन पर प्रिक किया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है -70 ना, जो न्यूरॉन है उसका रेस्टिंग पोटेंशियल -70 होता है। तो क्या होगा, जो रेस्टिंग पोटेंशियल -70 था वो ज़रा सा ऊपर चला जाएगा -55 की तरफ, ड्यू टू स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस की वजह से आपकी मेम्ब्रेन में कुछ बदलाव आएंगे। इसकी वजह से जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो चला जाएगा -55 की तरफ, जो कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल TP, ठीक है। और जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर आपका मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल जाएगा तो खुल जाएंगे सोडियम चैनल्स, जो सोडियम को सेल के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। सोडियम अंदर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और +10 तक बढ़ेगा, +10 तक पोटेंशियल बढ़ेगा। और जैसे ही +10 पे जाएगा तो सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे और खुलेंगे पोटेशियम चैनल्स, जो पोटेशियम को सेल के बाहर लेके जाएंगे, पोटेशियम को सेल के बाहर लेके जाएंगे। और जब पोटेशियम सेल से बाहर आएगा तो अंदर नेगेटिविटी होगी, और जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन होगा, और जो हमारा पोटेंशियल है वो चला जाएगा -70 से भी नीचे -90 तक, ठीक है, -90 तक चला जाएगा ड्यू टू दिस पोटेशियम चैनल्स। अब ये तो हो गया हाइपर पोलराइजेशन, लेकिन हमें तो सिर्फ रेस्टिंग पोटेंशियल तक करना था। तो अब कुछ टाइम बाद मेम्ब्रेन अपने आप ही अपने पोटेंशियल को ले आएगी रेस्टिंग पोटेंशियल पे, ठीक है। कुछ टाइम बाद अपने आप ही मेम्ब्रेन ले आएगी रेस्टिंग पोटेंशियल पे अपना पोटेंशियल। अब आप सभी को पता है कि जो यहाँ इस एरिया में जो ये साइकिल चल रही थी वो सोडियम के अंदर जाने की वजह से, डिपोलराइजेशन की वजह से चली थी। अब क्या होगा कि जो ये सोडियम है जो कि इस एरिया में डिपोलराइजेशन के समय सेल के अंदर आया था, वो साइटोप्लाज्म के इस एरिया से फैल के आगे जाएगा, मतलब कि वो फ्लो होगा आगे की तरफ। तो क्या होगा, जब आगे जाएगा तो यहाँ का भी, इस एरिया का भी रेस्टिंग पोटेंशियल -70 से -55 पहुँच जाएगा,
और जब माइनस 55 पहुँचेगा रेस्टिंग पोटेंशियल तो क्या होगा, यहाँ भी सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे और सोडियम अंदर जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ भी फिर से डिपोलराइजेशन होगी, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके नर्व एंडिंग तक हमारा इम्पल्स पहुँच जाएगी। और जब नर्व एंडिंग पे इम्पल्स पहुँचेगी तो उस इम्पल्स की वजह से खुलेगा नर्व एंडिंग पर मौजूद कैल्शियम चैनल, जो कि कैल्शियम को सेल के अंदर लेके जाएगा, मतलब कि नर्व एंडिंग में कैल्शियम खूब भर जाएगा। अब कैल्शियम में कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जो कि यहाँ पे मौजूद वेसिकल को और इस मेम्ब्रेन को, इस एक्सोन की मेम्ब्रेन को फ्लूइडाइज कर देगी, लचीला कर देगी, जिसकी वजह से वेसिकल की मेम्ब्रेन और एक्सोन की मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी और इसमें से रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। तो अभी तक हमने पढ़ा था कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमोरल पार्ट, केमिकल पार्ट जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, वो अपना एक्शन करेगी। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर अपना एक्शन करेगा इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और इस पर मौजूद है कुछ रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये इन रिसेप्टर्स पर अटैच होगा ये न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पर ये अटैच होगा और अपना काम करेगा। तो क्या हुआ कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और उसने अपना काम किया रिसेप्टर पर जो कि मौजूद है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ठीक है, उन पर अपना काम करेगा। अब जो रिसेप्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के अटैच होने पर एक्साइटेटरी एक्शन दिखाते हैं और एक वो जो कि इनहिबिटरी एक्शन दिखाते हैं। ठीक है, कैसे दिखाएंगे इनहिबिटरी एक्शन, कि जो रिसेप्टर एक्साइटेटरी एक्शन दिखाते हैं वो मेम्ब्रेन में एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट कर देंगे। क्या? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट कर देंगे, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होगी और रिपोलराइजेशन होगी और फिर से जो मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उस पर एक इम्पल्स जनरेट होगी और वो इम्पल्स आगे जाएगी, मतलब कि आगे पूरी एक्सोन की तरफ, नर्व एंडिंग की तरफ जाएगी और ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे नर्व को वो एक्साइट करेगा। लेकिन जो इनहिबिटरी वाले होते हैं रिसेप्टर, वो क्या करते हैं, वो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो करेंगे हाइपरपोलराइजेशन, मतलब कि पोटेंशियल को कम कर देंगे। अब कैसे करते हैं इस चीज़ को देखते हैं। जो एक्साइटेटरी वाले हैं वो क्या करेंगे, अंदर सोडियम का इंट्रूजन कर देंगे। इन रिसेप्टर की वजह से जो एक्साइटेटरी काम कर रहे हैं उनकी वजह से सोडियम अंदर आने लगेगा और इसकी वजह से जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो चला जाएगा थ्रेशोल्ड की तरफ और डिपोलराइजेशन हो जाएगी, नर्व हो जाएगी एक्साइट। ठीक है, और बात करें इनहिबिटरी वाले की, तो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट किया जाता है बाय इंट्रूजन ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन को नेगेटिव आयन चार्ज को सेल के अंदर पहुंचा के, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिविटी आएगी और हाइपरपोलराइजेशन होगा, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होने में दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसे ये इनहिबिटरी रिएक्शन करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि पोटेशियम को सेल से बाहर निकाल कर, जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो फिर भी यहाँ नेगेटिविटी होगी और हाइपरपोलराइजेशन होगी, इसकी वजह से नर्व इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट किया जाता है। तो ये तो हो गई बात कि कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्शन होती है, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और कैसे वो न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है रिसेप्टर पर। दो प्रकार के एक्शन होते हैं, एक एक्साइटेटरी और एक इनहिबिटरी, जो डिपेंड करते हैं कि रिसेप्टर किस प्रकार का है। न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी हो, कई लोग मानते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है वो हमेशा इनहिबिटरी एक्शन करता है और नोरेड्रेनालिन हमेशा एक्साइटेटरी एक्शन करता है। ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि रिसेप्टर कौन सा है। रिसेप्टर इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी, जैसे कि मानकर चलिए कि GI जो है वो इनहिबिटरी होता है, GS जो है वो स्टिमुलेटरी होता है, GQ जो है उसका भी एक्शन स्टिमुलेटरी होता है।
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि रिसेप्टर कौन सा है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्शन होगी और कैसे उनसे ईपीएसपी एक्साइटेटरी और आईपीएसपी इनहिबिटरी एक्शंस होंगे। अब हम आगे स्टेप्स पढ़ने वाले हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के। अब मानकर चलिए कि ये आपकी प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ से रिलीज होने वाला है एसिटाइल कोलिन और ये आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। इन पे काम यहाँ पर है रिसेप्टर्स, जिन पे काम करेगा हमारा एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन हो रहा है, इस सिक्रीशन को हमें रेगुलेट भी करना है, मतलब कि मेंटेन रखना है। तो मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है एक रिसेप्टर, इसे कहते हैं M2 रिसेप्टर। तो क्या होगा, जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ेगी तो वो अटैच होगा आके M2 रिसेप्टर्स पर। ठीक है, अटैच होगा M2 रिसेप्टर्स पर और इसकी वजह से M2 रिसेप्टर अपना इनहिबिटरी एक्शन दिखाएंगे, मतलब कि इनहिबिट कर देंगे मोर एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन। ठीक है, अब और एसिटाइलकोलिन सिक्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब ऐसे ये देखते हैं कि कैसे नोराइड का सिक्रीशन रेगुलेट होता है। ठीक है, नोराइड का सिक्रीशन रेगुलेट कैसे होता है, अब ये देखते हैं। यहाँ से रिलीज होगा नोराइड, और अपना काम करेगा रिसेप्टर पे। अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं इसके। तो जब नोराइड रिलीज़ होगा तो उसका यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाएगा और अब हमें इस सिक्रीशन को, इस नोराइड के सिक्रीशन को रेगुलेट करना है। ठीक है, तो रेगुलेट करने के लिए हमारे पास मौजूद है यहाँ पर अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पर नोराइड आके अटैच होगा, नोराइड आके अटैच होगा और जब अटैच होगा तो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर इनहिबिट कर देंगे नोराइड का सिक्रीशन। ठीक है, तो ऐसे इनका सिक्रीशन इनहिबिट होता है। नोराइड का होता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर से और एसिटाइलकोलिन का होता है M2 रिसेप्टर से। अब एक चीज़ और समझने वाली है कि जब एसिटाइलकोलिन आके अटैच होगा मस्क्रीनिक या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर निकोटिनिक और मस्क्रीनिक रिसेप्टर पर आके अटैच होगा तो अपना काम करेगा और फिर काम करने के बाद वहाँ से हट जाएगा रिसेप्टर से और किसी और रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाएगा और ऐसे ही वो बार बार करता रहेगा, मतलब कि उसका एक्शन रुकेगा नहीं, तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम एसिटाइलकोलिन की मात्रा यहाँ पर कम नहीं कर देते सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। जब तक कि हम एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा कम नहीं कर देते तब तक ये एक्शन चलता रहेगा। तो इस मात्रा को कम करने के लिए, यहाँ पर मौजूद एसिटाइलकोलिन की मात्रा को कम करने के लिए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद है एक एंजाइम एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जब एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इस पे अटैच होगा इस एंजाइम पे, तो एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज मतलब कि ईस्ट्रेज से समझ रहा है, वो एज मतलब कि तोड़ना है ना, समझ रहे हो ना कि एज मतलब तोड़ना। तो क्या होगा, ये एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इस एसिटाइलकोलिन को तोड़ देगा और जब तोड़ेगा तो क्या होगा, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें एसिटाइलकोलिन की मात्रा कम हो जाएगी। अब एक और चीज़ है कि जब नोराइड यहाँ पर रिलीज़ होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में और नोराइड की मात्रा बढ़ेगी और अपना काम करता रहेगा तो हमें इसका काम भी रोकना है। तो इसका काम रोकने के लिए हमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नोराइड की मात्रा कम करनी होगी और उसके लिए मौजूद है कुछ
रीअपटेक चैनल्स, जैसे कि नोरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स, ये करेंगे रीअपटेक कर देंगे नोरेड का, और उसकी वजह से सिनेप्टिक लेफ्ट में नोरेड की मात्रा कम हो जाएगी और उसका एक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नोरेड का और एसिटाइलकोलिन जो कि मेन न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के, उनका सिक्रीशन और उनका एक्शन रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे रेगुलेशन होती है। खैर, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे, मान लीजिए एसिटाइलकोलिन और नोरेड ने काम किया, तो ईपीएसपी होगा या फिर आईपीएसपी होगा, तो एक्सेलेटरी एक्शन होगा या फिर इनहिबिटरी एक्शन होगा। एक्सेलेटरी एक्शन हुआ तो क्या होगा, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, जैसे कि ग्लैंड से सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से नर्व इम्पल्स कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा, अगर ईपीएसपी होगा, अगर एक्साइटेटरी एक्शन होगा तो। और अगर आईपीएसपी एक्शन होगा तो आईपीएसपी एक्शन होगा तो क्या होगा, नर्व इम्पल्स कंडक्शन रुक जाएगी, जो नर्व इम्पल्स है वो हाइपरपोलराइज हो जाएगी, ग्लैंड से सिक्रीशन रुक जाएगा और मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी बल्कि रिलैक्सेशन होगी। तो ऐसे ईपीएसपी और आईपीएसपी के एक्शंस होते हैं। अब एक चीज़ और है कि इन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज होते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक है, नोरेड के साथ अलग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और एसिटाइलकोलिन के साथ कुछ अलग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। जैसे कि जो एसिटाइलकोलिन है उसके साथ रिलीज होते हैं मेनली वीआईपी, वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। ठीक है, और साथ में रिलीज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है जो साथ में रिलीज होते हैं एसिटाइलकोलिन के, और जो ये प्रक्रिया है साथ में रिलीज होने की, इसे बोलते हैं को ट्रांसमिशन। इन न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन जो है वो लगभग सेम होता है जैसे कि एसिटाइलकोलिन का होता है, बस डिफरेंस ये है कि इंटेंसिटी ऊपर नीचे होती है, कि इनके काम करने की इंटेंसिटी ऊपर नीचे होगी, बल्कि काम नहीं तो काम सेम ही रहेगा। ठीक है, और जो नोरेड है उसके साथ रिलीज होता है NPY, न्यूरोपेप्टाइड वाई, और साथ में रिलीज होता है ATP। ठीक है, मुख्य NPY है यहाँ पे, और यहाँ पर मुख्य है VIP। ठीक है, VIP नाइट्रिक ऑक्साइड कभी कभी रिलीज होता है जो कि हेल्प करता है वैसो डायलेशन में। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि को ट्रांसमिशन क्या होता है। को ट्रांसमिशन क्या होता है, जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है उनके साथ कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होना। ठीक है, इसे बोलते हैं को ट्रांसमिशन। तो इसी के साथ हमने समझ लिया कि कैसे नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है, कैसे उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और कैसे वो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुआ है वो अपना ईपीएसपी एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी एक्शन करता है, और कैसे उसके बाद पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, मतलब कि वही मसल कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंड से सिक्रीशन और नर्व इम्पल्स कंडक्शन होती है, और कैसे उसके बाद फिर जो एक्शन हुआ है उसका टर्मिनेशन होता है, मतलब कि जो न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम कर रहे हैं उसका टर्मिनेशन होता है। हमने इसके साथ ये सब कुछ समझ लिया। ठीक है, और हमने को ट्रांसमिशन भी समझ लिया। ठीक है, इसी के साथ हमने आज के अपने इंट्रो टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सभी विषय समाप्त कर लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है या कोई संशय है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका सवाल, आपका सुझाव मुझे और आपको बेहतर और बेहतर बनने में सहायक होगा। धन्यवाद।